बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 31 मई है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 25 अरकान का इजलास और ये अपने आप को सोहेल अफरीदी के मुकाबले में खड़ा करने की तैयारियां कर रहे हैं। एक इजलास बुलाया गया, वीडियो लिंक के ऊपर क्या फैसले हुए और इन बागियों का हैंडलर कौन है, दोस्तों इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, नवाज शरीफ साहब की गिलगित आमद, एक पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया और कितनी मार पड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मैदान में। और दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आखिरकार बाऊजी की जरूरत क्यों पड़ी। बाऊजी होंगे, उनकी पुरानी तकरीरें होंगी, पुराने नारे होंगे, पुरानी यादें होंगी जब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा करते थे। लेकिन अब उनकी तकरीर में ऐसा क्या होगा जो गिलगित बल्तिस्तान के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बेचा जाएगा। और दोस्तों, एक और शेड्यूल जारी किया गया और ये शेड्यूल है फरजंद जरदारी, बिलावल जरदारी का। और इस शेड्यूल के अंदर आपको उनका पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन का स्केड्यूल है वो मिलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ के कायदीन को गिलगित बल्तिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है। एक सख्त पैगाम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 1 नंबर क़यादत है उसकी तरफ से। और ये 1 नंबर क़यादत ने जो 1 नंबर पैगाम दिया ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस प्रोग्राम में, और सोहेल अफरीदी का ख़त। और दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम तैयार हो जाए क्योंकि 11,000 अरब का बोझ हमारे ऊपर डालने की तैयारी की जा रही है। गलती किसी और की, लेकिन कीमत पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इसकी अदा करेगी। और दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को एक बराह रास्त पैगाम दिया क्योंकि अमेरिका तैयारी कर रहे जंग की और उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे। 2 मकामात के ऊपर हमला भी हुआ, यह हमला किस नौयत का था और ईरान ने क्या पैगाम दिया है ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर देखिएगा। जेरूसलम के ऊपर एक हमने डॉक्यूमेंट्री तैयार की है और किस तरह से मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा करने का एक खुफिया प्लान तैयार किया जा रहा है अमेरिका में, तो जाकर इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबर यह है कि सोहेल अफरीदी ने जिस दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया, अलीमा खान के साथ जाकर खड़े हो गए और अडयाला की तरफ मार्च किया, उस दिन से लेकर आज तक सोहेल अफरीदी के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अलीमीन गंडापुर जब भी इस्लामाबाद आने की बात करते तो पाकिस्तान में एक अदालत उनको नोटिस जारी कर देती। शराब बरामदगी का केस आपको याद होगा जिसमें नोटिस भी जारी हुए, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी बार बार जारी किए गए। लेकिन जब से वो इस कुर्सी के काबिल नहीं रहे और या किसी और के काबिल नहीं रहे, आप देख लें कि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं हुए और मुकम्मल खामोशी, यानी अदालतों के जरिए एक प्रेशर बिल्टअप किया जाता है। आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी तरीके से बैकफुट पर भेजा गया कि अगर तुम 28वीं तरमीम के ऊपर हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर सिंध के अंदर नैब मुतहरिक होगी और बहुत सारे केसेस खुल सकते हैं। और फिर नैब ने कुछ केसेस खोलने की कोशिश भी की और ये एक पैगाम था, एक थ्रेट था। इसी तरह सोहेल अफरीदी के खिलाफ भी एक नोटिस करवा दिया गया आईनी अदालत की तरफ से, यानी हर तरफ से उनके खिलाफ एक महाज क्रिएट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 25 अफराद हैं कौन जो इस वक्त मकड़ियों की तरह सोहेल अफरीदी के गिर्द एक जाला बुन रहे हैं और एक ट्रैप तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बन में जो लोग हैं जिन्होंने सोहेल अफरीदी के हक में वोट दिया और इमरान खान के हुक्म के मुताबिक वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद थे, उनको ये बात मालूम थी कि अगर वो सोहेल अफरीदी को वोट नहीं देंगे और किसी और के कहने पर किसी और को वोट दिया गया तो यकीनन पाकिस्तान में खासतौर पर केपी के अंदर उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और इस खौफ की वजह से उन्होंने अपनी सियासत को बचा लिया। लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए वो सोहेल अफरीदी को कमज़ोर कर रहे हैं। जब सोहेल अफरीदी साहब को ये बातें पता चली, और मेरी आज तहरीक इंसाफ में मुतादिद लोगों से बात हुई है, वो ये बताते हैं कि वज़ीर सोहेल अफरीदी साहब ने मेंबरान असम्बली के गिले शिकवे दूर करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। अरकान असम्बली के राब्तों की इतलात पर वज़ीर सोहेल अफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इन तमाम के गिले शिकवे दूर करने हैं और तमाम लोगों को इस मीटिंग के अंदर आने की हिदायत की गई। नाराज अरकान को यह भी पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की गई तो आइंदा इलेक्शन में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी आइंदा इलेक्शन के अंदर टिकट का हसूल आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती वजीर ने दावा किया कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अरकान वज़ीर पर इत्मीनान का इजहार करेंगे और नाराज अरकान का जो अहम फैसला ये असल में है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। इतवार की शाम
वज़िर-ए-आला हाउस पेशावर में होने वाली पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। इन लोगों ने एक फैसला किया और ज़रा ये भी बताते हैं कि 22 से 25 अरकान ने असम्बली ने वीडियो लिंक इजलास में ये फैसला किया पीर की शाम को आइंदा का लाएमल जो है वो तय किया जाएगा और एक इजलास बुला लिया जाएगा। इससे पहले कि सुहेल अफरीदी इनसे मिलते, उससे पहले ही इन्होंने मीटिंग करके अपने इस इजलास के जो मकासद हैं वो अपने 22 से 25 अरकान के अंदर बयान कर दिए कि भाई हमने इस मीटिंग के अंदर नहीं जाना और हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। देखें, ये सिर्फ कुर्सी का मामला है। किसी को कुर्सी नहीं मिली, किसी को वजारत नहीं मिली, किसी को काबीना में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 रॉन्ग नंबर्स हैं। यहां पे लड़ाई ये नहीं हो रही कि सुहेल अफरीदी अडयाला की तरफ मार्च क्यों नहीं करता, कब करेगा। इमरान खान को जेल में 3 बरस हो जाएंगे अगस्त के अंदर, तो हम कब निकलेंगे। इस बात के ऊपर लड़ाई नहीं हो रही, इस बात पे लड़ाई हो रही है कि हमारा हिस्सा हमें अभी तक क्यों नहीं दिया गया। तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लूट का माल समझते हो कि इसके ऊपर हमला करोगे, इस पर कब्जा करोगे और इमरान खान के वोट को इस्तेमाल करोगे और फिर पाकिस्तान के अंदर एक सूबे की जो हुकूमत है उसके मजे लूटोगे। तो लड़ाई यहाँ पे ये हो रही है कि किसके हिस्से में कितना आया, किसको बोटी मिली, किसको लेग पीस मिला, किसके हिस्से में रान आई। इसके ऊपर ये तमाम 25 लोग जो है वो लड़ रहे हैं। काश ये 25 लोगों ने कहीं बैठकर इस बात का फैसला किया होता कि हमने सुहेल अफरीदी से ये सवाल करना है कि जनाब आप अडयाला की तरफ मार्च कब करेंगे। आपने बहनों के साथ जाकर खड़े हुए, बहुत अच्छा किया। हमें भी बताएं कि हमने क्या करना है। देखें, ये जो रिंग मास्टर्स हैं ना, इनके जो हैंडलर्स हैं वो कौन है? अली मीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, ये वो लोग हैं जो पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स इनको क्यों एयर टाइम देता है? क्योंकि सरकार का हुक्म है, सरकार के लाने वालों का हुक्म है कि ये लोग पार्टी के अंदर फसाद बर्पा कर रहे हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के हर टेलीविजन चैनल की जो ई ट्रांसमिशन आप उठाकर देख लें, वहाँ पे ये आपको चेहरे नजर आए और सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इमरान खान ज़्यादा मशहूर है या शेर अफजल मरवत? और उसका जवाब कौन दे रहा है? तारिक फजल चौधरी। क्या हाँ जी, दोनों अपनी जगह पर मशहूर हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद कर दिया और जो लोग इमरान खान के नाम पर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स की जीनत बने हुए हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये हमारी वजह से हमें वोट पड़ा। अगर आप इनके हलकों के नताइज उठाकर देख लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हिस्सा नहीं थे, उससे पहले पाकिस्तान की अवाम इनको पूछती भी नहीं थी। दोस्तों, उसी तरह जिस तरह आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात हैं और बाऊ जी की जो इस सिचुएशन है अपनी पार्टी के अंदर, अब खबर ये आ रही है गिलगित बल्तिस्तान से हर हल्के का नतीजा आ चुका है। पाकिस्तान की एजेंसीज ने इन नताइज को मुरतब किया, सर्वे किए और जो ज़ोर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जो ज़ोर हमने 8 फरवरी से पहले पूरे पाकिस्तान में मरकज़ के अंदर देखा, वही ज़ोर आपको इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की हर गली, हर नगर, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आएगा और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हुकूमत पैनिक कर जाती है ना कि यार इतना सब कुछ होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हमारे साथ, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम हमारे साथ, पाकिस्तान की पुलिस फोर्स हमारे साथ, सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ नहीं है। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। अब खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत पड़ गई है जी, और गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी मार पड़ रही है और इस मार से बचने के लिए नवाज शरीफ साहब की खिदमत ली जाएंगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था अपनी दूसरी वीडियो के अंदर कि नवाज शरीफ साहब जब गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर नारा क्या लगाएंगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं, हम जरदारी को जो है वो लाड़काने की सड़कों पर घसीटेंगे, क्या नारा लगेगा? हम फर्जंदे जरदारी को नहीं छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान को लूट कर खा गए। और नवाज शरीफ साहब की मुझे आज वो तकरीर बहुत याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मुझे गीदड़ कहती है, क्या मैं आपको गीदड़ नज़र आता हूँ? और फिर उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी हर तकरीर के अंदर कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले हैं, हम पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, बचाने वाले हैं। आज नवाज शरीफ साहब जब गिलगित बल्तिस्तान के स्टेज पर खड़े होंगे तो अवाम को क्या कहेंगे और पाकिस्तान की अवाम को क्या आप लोग देंगे अपनी तकरीरों के अंदर? दोस्तों, खबर आ रही है कि जहां असद कैसर को रोका गया, जुनैद अकबर को सुबह बदर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान छीन लिया गया और अब खबर ये आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ साहब के दौरे का इम्कान है और नवाज शरीफ स्कर्दू चलास गिलगित हुंजा में अवामी जलसों से खिताब करेंगे और मरीम नवाज के हमरा वो जाएंगे। तो मरीम को क्या एनओसी जारी कर दिया गया? अगर जो जुनैद अकबर साहब है उनको एनओसी जारी नहीं किया गया या उनके पास नहीं था तो इनके एनओसी भी चेक किए जाएं। क्या इनको एनओसी जारी किया गया? अगर आप वाकई समझते हैं कि कानून तोड़ा गया तो इनके भी एनओसी जो हैं वो ज़रूर कौम के सामने रखने चाहिए। बाऊ जी को क्यों बुलाया जा रहा है? जिन लोगों से मेरी बात हुई, इस वक्त 22 अजला के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इलाके
और एक वसी ये जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट का एक जो नेटवर्क है, उनमें बहुत सारे लोगों को मैं अरसद दराज से जानता हूँ और राब्ते में हम रहते हैं। हर तरफ से ये खबर आ रही है कि नून लीग कॉर्नर मीटिंग की हद तक महदूद हो गए। उनको पता है कि यार नताइज बदल दिए जाएंगे, नताइज हमारे हाथ में, जो जिस तरह से हम चाहेंगे नताइज को हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट है, इससे लोग खुश नहीं हैं। लोग जहां भी जा रहे हैं जिनको गालियां पड़ रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स तक ये महदूद होकर रह गए हैं। अब ये बताया जाता है कि बड़े बड़े जलसे किए जाएंगे इन 3 जगहों के ऊपर, गिलगित के अंदर, सकरदू में, हुंजा में भी मुमकिन है कि जलसा किया जाए। इसके साथ साथ चल्लास के अंदर भी एक बड़ा जलसा किया जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझ रही है कि ये बेहतरीन मौका है कि हम नवाज शरीफ साहब को भी मैदान में उतारें और उनको बतौर पार्टी लीडर उनकी दोबारा जो एंट्री करवाई जाए। दोस्तों, मैं नवाज शरीफ साहब को ओवर द ईयर्स कवर करता हूँ लंदन से, और 5-6 साल हमने रिपोर्टिंग की इनकी बीमारी, इनका लंदन प्लान, और पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आते थे, बैठते थे, और जो जिस किस्म की सियासत होती रही इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद। लेकिन आज 2026 में 31 मई 2026 का जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि बाऊजी जब स्टेज पर जाएंगे तो वो पाकिस्तान की आवाम को, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को क्या कहेंगे। इनके पास नारा नहीं है। देखिए, जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं और एक ट्रांजिशन से आपकी जमात गुजर रही हो और आप अपनी जमात की ट्रांजिशन में इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना और इन्हें पाकिस्तान की सियासत के अंदर वही मकाम देना जो मुझे हासिल था, तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी पुरानी तकरीरें निकालते हैं। तो मेरे लिए सवाल ये था, और आप तमाम दोस्तों को भी मैं कहूँगा कि इसमें एडिशन ज़रूर करें, कि बाऊजी की पुरानी तकरीरों में हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात हैं। जनरल बाजवा का एहतसाब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब, पीपल्स पार्टी का एहतसाब और मुख्तलिफ मुकदमात। तो आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये क्या देंगे। दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब का एक ख़त मंजरेआम पर आया और उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान के हालात हैं इसके हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को बाज़ाब्ता ख़त अरसाल करते हुए फौरी अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की है। और ख़त में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल के बारे में मौसूल होने वाली इतलात इंतहाई तशवीशनाक है, ये उनका कहना है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा, लेकिन मेरे भाई सुहेल, कुछ भी नहीं होना। आप ख़त लिखें, आप खतूत का इस सिलसिला जारी रखें, लेकिन ऑब्वियसली ये निज़ाम इस वक्त उनके साथ है। और पाकिस्तान में एक पार्टी के सरबरा को जाने की इजाज़त नहीं है, एक सूबे के वज़ीर आला को जाने की इजाज़त नहीं है, एक सूबाई सदर को जाने की इजाज़त नहीं है, आपके पाकिस्तान के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को जाने की इजाज़त नहीं है। वर्कर्स का इस्तेसाल हो रहा है हर तरफ, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग को पूरा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। अब मैं आपको ना इसमें एक एडिशन और भी कर देता हूँ। और अब खबर ये आ रही है कि बिलावल जरदारी साहब भी जी जाएंगे, उनका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया। और वो शेड्यूल क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये तो MNA नहीं है ना, और इनके पास भी NOC होगा। अगर नहीं है तो इनका NOC इनको दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आने वाले कल के ये चश्मो चराग हैं, मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, और आसिल जरदारी के प्रिंस चार्मिंग है। अब इनका जो शेड्यूल है ज़रा देखें, पूरा शेड्यूल आ गया जी। 31 मई को शिकर में होने वाला जलसा अब 1 जून को होगा जी। फिर 1 जून शिकर सिकरदू, 2 जून द्यामिर में, 3 जून हुंजा में, 3 जून गिजर में, 4 जून नगर में, 4 जून गिलगित के अंदर, 5 जून। ये पूरा एक शेड्यूल जारी कर दिया गया। फिर हेलीकॉप्टर भी इनको दिया जाएगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हेलीकॉप्टर के बगैर वहाँ पे फिरें, गाड़ियों में तो नहीं जा सकते। तो ये पूरा प्लान किया गया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन सोए हुए महल की तरह, अब इलेक्शन कमीशन भी सोया हुआ महल बन चुका है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमें कभी भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पिछले 3 वर्षों में कोई फ़ैसला आते हुए नज़र नहीं आया, बिल्कुल उसी तरह अब हमें कोई फ़ैसला इन इदारों से, ना सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, ना एपलेट कोर्ट से मिलेगा, ना ही आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे नज़र आएगा, और सारे लापता हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको खबर ये दे दूँ कि चीफ कोऑर्डिनेटर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन डॉक्टर नवाज़ ने कहा कि अगर हमारी लीडरशिप को इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है तो हम किसी पार्टी का MNA या MP गिलगित बल्तिस्तान में आने नहीं देंगे। चोर डाकुओं और लुटेरों को बताना चाहता हूं कि यहाँ कारकुन इमरान खान और खालिद खुर्शीद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कान खोल कर सुन लो, गिलगित में किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सकता। हमने मरकज़ के अंदर मेरे भाई ये होते हुए देखा है। आप जीते हुए हैं, आप हारे कभी भी नहीं थे। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई उस दिन से वो इमरान खान जीता हुआ है। अब जितनी मर्जी हुकूमतें आएँ, जितने मर्जी लोग इक़्तिदार में अपने लिए तोसी एक्सटेंशन ले लें, लेकिन इमरान खान को ये कभी भी नहीं हरा सकते। और दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है।
और हमारे ऊपर 11,000 अरब का एक नया बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। एफबीआर मुसलसल 10वें माह में टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया है और मई 2026 में तकरीबन 185 अरब रुपए की शॉर्टफॉल का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन असल खबर शॉर्टफॉल नहीं है, असल खबर यह है कि इसका बिल कौन भरेगा? अवाम। एक बार फिर पाकिस्तान की अवाम। और सवाल यह है कि जब हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती तो सज़ा आवाम को क्यों दी जाती है? क्यों हर शॉर्टफॉल के बाद पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है? क्यों बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं? क्यों नए टैक्सेस नाफिज कर दिए जाते हैं? और क्यों इशराफिया की इमरात जूं की तूं रहती हैं? कभी किसी ने ये पूछा या इनसे आपने इनको कहते हुए सुना कि चूंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे का बोझ हो गया तो आज के बाद हम तनख्वाह नहीं लेंगे? लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लोग मरात भी ले रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं, लोगों को मुफ्त बिजली भी दी जा रही है और एक की बजाय 4-4 गार्ड्स भी दे दिए गए। तो पाकिस्तान में इशराफिया के लिए सब आसानियां हैं। सारे का सारा बोझ पाकिस्तान की आवाम को अब जो है वो बर्दाश्त करना है। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा जो चुका देने वाले जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए ये बहुत ही ख़तरनाक हैं और IMF के तखमीनों के मुताबिक अगले से 5 वर्षों में पाकिस्तानी अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 11,000 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। और 11,000 अरब रुपए सिर्फ एक लेवी के जरिए, यानी हर बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपकी जेब से निकलने वाला पैसा हुकूमती ख़जाने में आपको जाता नजर आएगा। और सवाल ये है कि क्या आवाम को मज़ीद निचोड़ने का मंसूबा बन चुका है और क्या आने वाले बरसों में पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं बल्कि हुकूमत के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? दोस्तों, मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि गुज़श्ता 4 वर्षों में हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 4,365 अरब रुपए वसूल कर चुकी। यानी एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ टैक्स और तीसरी तरफ लेवी और अब चौथी किस्त की तैयारी है। और माहिरीन ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है कि कर्जों पर सूद की अदायगी दिफाई बजट से भी कई गुना बढ़ चुकी है। हुकूमत कर्ज लेकर कर्ज चुका रही है और इसका बोझ किस पर डाला जा रहा है? आम पाकिस्तानी पर। अब असल सवाल यह है कि क्या 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आने वाले बजट में आवाम के लिए एक नए मुआशी तूफान का इशारा है? क्या पेट्रोल बम गिरने वाला है और क्या नए टैक्सेस की बारिश होने जा रही है? और क्या हुकूमत खजाना भरने के लिए एक बार फिर आवाम की जेबों पर हाथ डालने जा रही, यानी डाका डालेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले बजट में आपके सामने होंगे और शायद आवाम को इसकी कीमत भी अदा करनी होगी। तो अगर आप ये समझें कि हुकूमत आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा कर रही है और बाऊजी गिलगित बल्तिस्तान में जाकर कोई तकरीर करेंगे और वहाँ की आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी, तो भाईजान हमारे लिए आपके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और दोस्तों, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है आज का वो ये है कि ताकतवर कब तक इनको निचोड़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे? क्योंकि 28वीं अगर तरमीम आ गई ना तो फिर 29वीं आएगी और ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक मुकम्मल निज़ाम के ऊपर इनका कब्जा नहीं हो जाता। बाज़ लोगों की आप नेट प्रैक्टिस देख रहे हैं ना, तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी ख़तरे में है। आसिफ अली जरदारी साहब को वैसे उन्होंने ठुड्डा करा दिया और उम्र के इस हिस्से में अगर आप इमरान खान की ज़िंदगी का कैलकुलेटर निकाल कर कैलकुलेशन शुरू कर देंगे तो मेरे भाई आपका भी कैलकुलेटर और आपकी भी ज़िंदगी की कैलकुलेशन लोगों ने कर रखी है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को कितनी देर बर्दाश्त करना है, नवाज शरीफ साहब को कितनी देर बर्दाश्त करना है और आसिफ अली जरदारी साहब को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब हमने इन्हें इस कुर्सी से उतार कर किसी और को इस कुर्सी पर बैठाना है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप बच जाएंगे, अब आप नहीं बचेंगे। आपने जिस तरह से जो रास्ता ताकतवरों को दिखा दिया है और जिस तरह से आपने पाकिस्तान का निज़ाम उनके हवाले कर दिया, अब कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं और ये अफगानिस्तान से खबर आ रही है। हालात कशीदा हैं जी और अफगानिस्तान का रूस से फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का एक मुआहिदा हुआ है। अब ये मुआहिदा असल में है क्या? तालिबान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ये बताते हैं कि पाकिस्तान दोबारा अफगान सरजमीन पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा और चंद माह पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के हर हिस्से पर बमबारी करने की जरूरत रखता था। हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्तक़बिल करीब में दोबारा ऐसा करने की जरूरत ना करे। आपका बाप भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जब चाहेगा जहाँ चाहेगा तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। दोस्तों, आपको शायद ना ये अफगानिस्तान के हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त जो पेशावर से हमें सुन रहे हैं उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन मेरे भाई पेशावर में अगर जुल्म हो वो पूरे पाकिस्तान में जुल्म होगा। पेशावर में अगर जुल्म हो, पेशावर के इस पट्टी के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पर भी दहशतगर्द हमला करते हैं ना, तो यहाँ पर लंदन में बैठे हुए भी मुझे उतनी तकलीफ़ होती है जितनी आप लोगों को हो रही है। न्यूजीलैंड में बैठे लोगों को उतनी तकलीफ़ होती है जितनी आप दोस्तों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये आपके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमने दहशतगर्दी को मिटाने की बजाय जिन लोगों के साथ इस वक्त हम जंग लड़ रहे हैं,
ये जंग हमारी नहीं थी, हमारे ऊपर मुसलत की गई और अब हमारे लिए ये जंग एक परमानेंट फीचर बन गई है। और अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपको खबर दे दूँ, मैंने इरफान हाशमी टॉक्स पे उस पर काफ़ी तफसील से बात की है। जो रूसी खबर एजेंसी है उनकी ये अपनी रिपोर्ट है, जिनसे आप ये दिफाई निज़ाम ये अफगानिस्तान वाले हासिल कर रहे हैं, ये उनकी अपनी एजेंसी की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान हब बन चुका है किस चीज़ का, सारे दहशतगर्द किराए के कातिल आपको यहाँ पे मिलेंगे। कोई भी आता है आप उन्हें उनकी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर कितनी बार हमला किया गया, अफगानिस्तान से ही हमले होते हैं, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हुआ, आपने कोयटा के अंदर हमला कर दिया, बार बार आप हमले कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा ट्रकों को आग लगा दी, तो क्या पाकिस्तान खामोशी से बैठा रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप अपना दिफा का निज़ाम लेकर आएँ। लेकिन आई थिंक ये जो सवाल है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये सवाल है कि रूस के साथ आपके ताल्लुकात, और रूस से सवाल ज़रूर किया जाए ना कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, और ये वही रूस है जिसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। देखें, वक्त के साथ साथ हर सदी में, हर दिहाई के अंदर आपको जो दुनिया की सियासत है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। ये वो रूस है जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने पाँव जमाने की कोशिश की, और टू रीच द हॉट वाटर्स। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं या आप समझते हैं तो आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, टू रीच द हॉट वाटर्स। वो हॉट वाटर्स कौन से थे कि पाकिस्तान के रास्ते वो बहिरा अरब के अंदर जो है एंट्री मारेंगे और ये रास्ता जो है इसे कॉन्कर कर लिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर जिन मुजाहिदीन को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, बाद में उन्होंने उन्हीं मुजाहिदीन को मारना शुरू कर दिया, 20 साल तक अफ़गानिस्तान में बैठे रहे। तो हर दिहाई के अंदर आपको इस खित्ते की जो सियासत है वो बदलती हुई नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान अपनी सियासत का रुख कब तब्दील करेगा, ये सवाल जो दिफा का है अफ़गानिस्तान के और जो इनके मुआहदे हो रहे हैं, इस पर दफ्तर ख़ारजा का एक बयान लाजमी आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूँ ईरान के हवाले से कि कतर ने आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया है और ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। और शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है, तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात जो है वो हो सकती है कि ठीक है, आपको आपका खर्चा हो रहा है, आप पैसे वसूल करें। अच्छा, इसके ऊपर ईरान का एक रद्दमल आ गया जी। ईरान के खातमुल अंबिया क्वार्टर ने ईरान की इजाज़त से के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आपने हुर्मुज़ से सफ़र करने की कोशिशें जो लोग कर रहे हैं उनको ख़तरनाक नताइज के हवाले से आगाह कर दिया। आपने हुर्मुज़ के इंतकाम में मुदाखलत करने या बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने के लिए किसी भी फ़ौजी बहरी जहाज़ की जानिब से किए जाने वाली कोशिश पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज उनको निशाना बनाएगी, तो वो तैयार बैठे हैं, आप हमला करके देख लें। और इससे पहले भी हमले हुए। और दोस्तों, आखिर में जो बहुत ही तकलीफ दे खबर है वो लेबनान से है, जहाँ से खबर ये आ रही है कि इसराइली जनूबी लेबनान में शदीद फ़ज़ाई हमले इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, जबकि ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। और अरब मीडिया के मुताबिक ज़िला सौर के मुख्तलिफ़ इलाकों पर होने वाली बमबारी में कम अज़ कम 3 अफराद शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। और एजेंसी के मुताबिक शहीद होने वाले अफराद में एक बाप और इसका बेटा भी शामिल है, जबकि गुज़श्ता रोज़ जारी हमलों में तिब्बी अमले के एक रुकन समेत 11 अफराद जान की बाजी हार गए, यानी शहीद हो गए। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये यकीनन एक बहुत ख़तरनाक काम होगा। और दुनिया खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ जंग को आप जायज़ करार देते हैं। लेकिन अमरीका इसराइल के हक़ में बात करता है, लेकिन इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आपको बोलता हुआ नज़र नहीं आता। तो सो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।